विद्यार्थी मैं अमन सर, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में हमारे इस नई वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस का जो दूसरा अध्याय चल रहा है उसका लास्ट वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ। और आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जंतुओं और पौधों में समानता एवं अंतर। देखिए जंतुओं और पौधों में समानता और अंतर जो है ये हम निम्न 5 बिंदुओं के आधार पर पढ़ते हैं। पहला पॉइंट इसमें रहेगा, जंतु एवं पौधे दोनों में गतिशीलता होती है। मतलब पौधे और जंतुओं में क्या समानताएं होती है और क्या अंतर होते हैं। इस चीज को हम इन 5 बिंदुओं के आधार पर क्या होता है स्पष्ट करते हैं। पहला बिंदु आपका रहेगा, जंतु एवं पौधे दोनों में गतिशीलता होती है। दूसरा है, पौधे एवं जंतु दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा है, पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों में वृद्धि का गुण होता है। चौथा है, जंतु एवं पौधे दोनों संवेदनशील होते हैं। पांचवा है, पौधे एवं जंतु दोनों ही श्वसन क्रिया करते हैं, या श्वसन प्रक्रिया करते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इन बिंदुओं के आधार पर आगे बढ़ते हैं। देखिए गतिशीलता के आधार पर अगर आप पाएंगे तो जंतु जो होते हैं, देखिए चलते फिरते हैं। हम चलते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, मेढक कूदते हैं, मछलियां तैरती हैं, पक्षी उड़ते हैं और सांप रेंगते हैं। अर्थात जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं क्योंकि उनमें चलने वाले अंग होते हैं, परंतु पौधे भूमि में अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। उनके कुछ अंगों में गति दिखाई देती है, में प्रचलन अंग नहीं होते हैं, अतः वह स्थान परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो जंतु एवं पौधे दोनों में गति होती है, किंतु जंतु एक जगह से दूसरी जगह को चलते हैं जबकि पौधे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। तो अगर गतिशीलता के आधार पर अंतर लिखना रहता है तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि जंतु एवं पौधे दोनों में गति होती है, किंतु जंतु एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हैं जबकि पौधे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। मेन पॉइंट आपका यहाँ से स्पष्ट करके आप लिख सकते हैं। यहाँ से 2 लाइनें, गतिशीलता के आधार पर पौधे एवं जंतु में अंतर। जंतु एवं पौधे दोनों में गति होती है, किंतु जंतु एक जगह से दूसरी जगह को चलते हैं जबकि पौधे अपनी जगह पर क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इसको देखिए भोजन के आधार पर इसमें कहा जाता है, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः उन्हें स्वपोषी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत आता रहता है, स्वपोषी किसे कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी कहते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे अपने भोजन हेतु पेड़ पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। पौधों के हरे भाग विशेषकर पत्तियों में पर्णहरिम होता है। पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जड़ द्वारा अवशोषित जल लेकर भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे, पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जड़ द्वारा अवशोषित जल लेकर भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, जिससे पर्यावरण क्या होता है? शुद्ध होता है। इसके बाद देखिए रहेगा, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पौधों से ग्रहण करते हैं। इन पौधों को मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो होता है इसे स्वपोषी नहीं कहेंगे, बल्कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। इसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? ये अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करता है। तो ये पॉइंट देखिए काफी खास है कि कुकुरमुत्ता किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो मृतोपजीवी की श्रेणी में आता है, क्योंकि अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करता है। इस पर देखिए आपका रहेगा, वह पौधे एवं जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल, जू आदि। और परजीवी क्या होते हैं? वह पौधे एवं जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल, जू आदि।
ठीक है। अमरबेल देखिए इस प्रकार पर लिपटा रहता है पौधों पर, जो ठीक है कि जो कि मतलब लोगों के यानी सर्वर बाल वाल में देखिए पा जाते हैं, लोग कहते हैं कि जू पड़ गए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या रहते हैं, मतलब ये भी है नहीं जीवित जंतु पर निर्भर होते हैं जो, और ये जो होते हैं अमरबेल जीवित पौधों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। उन्हीं पर जैसे कहते हैं लटके रहते हैं, लिपटे रहते हैं। इस पर देखेंगे वृद्धि के आधार पर, पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन परिवर्तन होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। सामान्यतः पेड़ पौधों में नई शाखाओं, पत्तियों, फूल और फल का निर्माण होता है, जबकि जंतुओं में किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता है, ठीक। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वृद्धि के गुण के आधार पर कि पेड़ पौधों में जीवन प्रयत्न वृद्धि होती है, जबकि जंतु में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। सामान्यतः पेड़ पौधों में नई शाखाओं, पत्तियों, फूल और फल का निर्माण होता है, जबकि जंतुओं में किसी नए अंग का निर्माण नहीं होता है, ठीक। देखिए संवेदनशीलता के आधार पर तो व्यक्ति के शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कान, जीभ, आंख, नाक और त्वचा, ठीक है। मतलब यही 5 अंग ऐसे होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी ठीक चीज की हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि अनुभव करते हैं उससे, मतलब फीलिंग, मतलब इन्हीं 5 अंगों के द्वारा उसको हम लोग करते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, ठीक है। जैसे कान का काम सुनना होता है, किसी चीज को सुन के हम जान सकते हैं, ठीक है। जीभ का काम होता है स्वाद लेना, आंख का काम देखिए देखना होता है, नाक देखिए इसका काम कहता है सुगंध, ठीक है, कोई चीज महक रही है या फिर कैसे मतलब सुगंध के दुर्गंध जो भी अपनी चीजें रहती है। त्वचा तो ये देखिए फीलिंग लेता है, ठीक है, गर्म है कि ठंडी है इसकी सहायता ना, तो इनकी सहायता से हम क्रमशः प्रकाश, गंध, ध्वनि, स्वाद और स्पर्श आदि उपकरणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञानेंद्रियां नहीं पाई जाती है पौधों में, ज्ञानेंद्रियां नहीं पाई जाती हैं, फिर भी वह बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील दिखाई देते हैं। पेड़ पौधों की बाहरी उद्दीपन जैसे प्रकाश को प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे एवं जंतु दोनों बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील दिखाई देते हैं। जंतुओं में उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, जबकि पौधों में ज्ञानेंद्रियों का अभाव होता है, ठीक है। इस पर देखिए आप कहेंगे श्वसन क्रिया के आधार पर, श्वसन क्रिया के आधार पर, तो इसमें देखिए आप कहेंगे श्वसन क्रिया के आधार पर श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। पौधों में श्वसन प्रक्रिया हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, जबकि जंतुओं में इस क्रिया हेतु विशिष्ट अंग जैसे फेफड़े, गलफड़े होते हैं। जीव जंतुओं के जीवन के लिए वायु अत्यंत आवश्यक है। जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं, आप कहेंगे जीव जंतुओं के जीवन के लिए वायु अत्यंत आवश्यक है। जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। यह ऑक्सीजन गैस भोजन से ऊर्जा पैदा करती है। इस ऊर्जा से जीवधारी अपने समस्त कार्य करते हैं। जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया हेतु विशिष्ट अंग होते हैं। प्राय स्थल पर पाए जैसे मनुष्य, पशुओं एवं पक्षियों आदि में फेफड़े तथा जल में रहने वाले जंतु जैसे मछलियों में गलफड़े पाए जाते हैं। मछलियां इन गलफड़े के द्वारा पानी में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन क्रिया में करती है। प्राय, अब देखो यहां से क्या है, प्राय पेड़ पौधों में, ठीक है, प्राय पेड़ पौधों में श्वसन हेतु मुख्यतः पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पर्णरंध्र होते हैं। इन रंध्रों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है, अर्थात श्वसन क्रिया होती है। यानी पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया कैसे होती है, किस प्रकार होती है, ठीक है। तो ये बताएंगे प्राय पेड़ पौधों में श्वसन हेतु मुख्यतः पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र यानी पर्णरंध्र होते हैं। इन रंध्रों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, अर्थात श्वसन क्रिया होती है, ठीक। अब देखिए जंतुओं एवं पौधों में समानता एवं अंतर को पॉइंट को आप इस प्रकार से भी स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मेन पॉइंट आप कहना जिस तरह आता है तो इस प्रकार से 2 खाने आप बना सकते हैं। जंतुओं और पौधों में समानता, एक तरफ लिखेंगे जंतुओं और पौधों में अंतर। देखिए पहले 2 पॉइंट आपके इस प्रकार से लिख देंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद वृद्धि के आधार पे और आकार के आधार पे इसमें वृद्धि और संवेदना शक्ति। इस बार देखिए तीसरा पॉइंट देखिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, श्वसन क्रिया, प्रकाश की आवश्यकता, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए इस प्रकार से। फिर देखिए चौथा 5वां पॉइंट है दोनों में,
फिर इस प्रकार से अगला पॉइंट आप ले सकते हैं, 5वां, 6वां, 7वां पॉइंट का अंतर। ठीक, इतनी चीज आपके रहेंगी इसमें कि जलचर क्या होते हैं, उभयचर क्या होते हैं, नभचर क्या होते हैं। तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ जमीन स्थल पर पाए जाते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि, इन्हें थलचर कहते हैं। कुछ जल में पाए जाते हैं जैसे मछली, इन्हें जलचर कहते हैं। कुछ थल एवं जल, ठीक है, दोनों पर निवास करते हैं जैसे केचुआ, मेढक आदि, ये उभयचर कहलाते हैं। कुछ जंतु वायु में उड़ते हैं, इन्हें नभचर कहते हैं जैसे कौवा, गौरैया, गिद्ध आदि। तो खास पॉइंट आपके हैं, थलचर किसे कहते हैं, जलचर किसे कहते हैं, उभयचर किसे कहते हैं, नभचर किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी परिभाषाएं आपके इसमें शामिल। इसके बाद देखिए, आइए अगले देखिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। कहेंगे ऊंट के पैर लंबे तथा गद्देदार होते हैं। इसके पैर के ये लक्षण उसे मरुस्थल में रेतीली भूमि पर, ठीक है, मीलों चलने तथा दौड़ने में सहायता करती हैं, इसलिए इसे रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, जहाज कहा जाता है। ये पॉइंट देखिए आपको याद करना है। कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं। कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन्हें नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते। इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये कीटों का पाचन करते हैं। उदाहरण घटपर्णी, ड्रोसेरा, ठीक है, ड्रोसेरा, दो पौधे आपके होते हैं कीटभक्षी, घटपर्णी और ड्रोसेरा। तो ठीक है, इतना पूरा तैयार कर लीजिए और फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इसके अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय।